भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीर महान शासक लचित बारफूकन की धरती के आप सभी वासी हैं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मंच पर डॉक्टर गौरांग जी, गुरु प्रसाद जी और जिन लोगों को सम्मान मिला आज, ऐसे सभी लोग, प्रशांत जी, दिगंत गोस्वामी जी, राजू बरुआ जी, पद्मिनी हजारिका जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं विश्व संवाद केंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आज के सम्मान में भारत माता का एक चित्र दिया गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना लंबा अरसा हुआ मुझे पत्रकारिता में रहते हुए, करीब 35 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में। मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो हम करते हैं, जो पत्रकार हैं, हम मीडिया कर्मी हैं, हमारी पत्रकारिता का एक ही ध्येय होना चाहिए कि कैसे हम भारत माँ के लिए कुछ कर सकें और भारत माँ के जो बेटे बेटियां हैं, यानी जो जनता है, उनके लिए हम कुछ कर सकें। यही हमारी पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए, सबसे पहले। इसके आगे पीछे कुछ नहीं। मैं अभी प्रशांत जी को सुन रहा था, मैं समझ तो नहीं पा रहा था क्योंकि भाषा की थोड़ी समस्या है। जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया उसमें वो बता रहे थे कि मीडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे एक प्रोडक्ट बना, ये सब चीज़ें जो थोड़ी बहुत मैं समझ पाया। जाहिर सी बात है कि जो मीडिया है, पत्रकारिता है, इतने समय में बहुत कुछ बदला है। जब मैं आया तब टेलीविज़न तो था नहीं, मैं अखबारों में काम करता था। उसके बाद टेलीविज़न मीडिया आया और कैसे अब न्यू मीडिया जो है आ गया, मोबाइल फ़ोन जो है एक सबके हाथों में आ गया और सबसे बड़ा एक ताकत बन गया। एक आम व्यक्ति भी जो है उस मोबाइल फ़ोन से जो है वो पत्रकार बन गया, सिटीजन जर्नलिज्म आ गई। ये सब कुछ चीज़ें जो है बदलाव होते रहे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, एक ही चीज़ है जो नहीं बदलनी चाहिए, वो ये कि हमारा ध्येय किस लिए है, हम पत्रकारिता कर किस लिए रहे हैं, ये हमको सोचना चाहिए। मैं आज इन सारे विषयों पर आऊँ, लेकिन उससे पहले आज जो ये कार्यक्रम आयोजन हुआ विश्व संवाद केंद्र से, मैंने पहले हाँ कर दी थी कि हाँ मैं आ जाऊँगा। मेरे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था आज आना, क्योंकि आज आप जानते हैं दिल्ली में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। ऐसे समय में दिल्ली के किसी पत्रकार के लिए दिल्ली से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये चुनौती थी मेरे लिए, मुझे तय करना था क्या करूं। लेकिन मैंने यहाँ कमिट किया था, तो मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट है उस पर खरा रहना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आज बहुत चुनौतियों के बीच से निकलकर यहाँ तक आया हूँ। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूँ तो आज जो शपथ ले रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनके लिए भी हम जानते हैं कि बहुत सारी चुनौतियाँ अब हैं। जिस तरह का मैंडेट मिला है, जिस तरह से सरकार बनी है, उनके लिए भी नई तरह की चुनौतियाँ होंगी। जाहिर सी बात है कि एक सरकार के लिए चुनौती होनी चाहिए और वो सरकार के ऊपर है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर है, वो उन चुनौतियों से कैसे सामना करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन मैं उन चुनौतियों की बात करूंगा जो देश के सामने हैं, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते उन चुनौतियों को समझना, उन चुनौतियों के लिए तैयार रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक पत्रकार होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस बात को देश के जन जन तक पहुंचा सकूं। देखिए, इस देश में मैं अगर इन चुनावों की बात करूं, इन चुनाव के बाद की कुछ तस्वीरें भी आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए क्या है ना कि देश में इस चुनाव को लेकर एक सबसे बड़ी जो चीज सामने आई वो ये आई कि इस चुनाव को लेकर जो चुनाव परिणाम आए, उसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी खुश है, सब लोग खुश हैं। सबको लगता है हमें कुछ ना कुछ मिल गया। सबके सामने चुनौतियां भी है, लेकिन सब लोग खुश भी हैं। सिर्फ एक व्यक्ति हैं जिनको थोड़ी सी निराशा होगी, जहां से मैं आता हूं, दिल्ली से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,
क्योंकि उनकी थोड़ी सिचुएशन ऐसी होगी, माया मिली ना राम, जेल में हैं और ऊपर से जो है दिल्ली की 7 सीटें हार गए, पंजाब में भी कांग्रेस ने उनको पटकनी दे दी। तो मुझे लगता है सिर्फ एक व्यक्ति, हालांकि उनके नेता अभी भी जेल में उनकी तस्वीर को लड्डू खिला रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो बीजेपी को हमने रोक दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वो उसमें खुश है। लेकिन सबके लिए जो खुशी है, उससे बड़ी खुशी जो है देश के आम नागरिकों के लिए, सबसे बड़ी खुशी ये है कि कम से कम हमारी ईवीएम बच गई, हमारी डेमोक्रेसी बच गई, हमारा चुनाव आयोग बच गया। जब नतीजे आने थे उससे एक दिन पहले जिस तरह के बयान दिए जा रहे थे, वो सुनकर मेरी रूह जो है कांप गई थी। मुझे लगा था क्या अनहोनी होने वाली है। ये कहा जा रहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर इस बार भी चुनाव में धांधली हुई। किसी को नहीं पता चुनाव में धांधली हुई नहीं हुई, लेकिन उनके कहने का भाव यह था कि हम हारेंगे तो चुनाव में धांधली होगी। तो सबने इस तरह के बयान दिए कि खून की नदियां बह जाएंगी, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। एक कैंडिडेट ने यह तक कह दिया था कि या तो मैं जिंदा रहूंगा या जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो जिंदा जाएगा अगर ये नतीजे मेरे खिलाफ गए तो। क्या इस देश में किस तरह की बयानबाजी दी जा रही थी? ये सब क्या है? ये सब इस देश में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जैसे इस देश में तो सारे चुनाव जो हैं वो ईवीएम रिग करके ही जीते जाते हैं। इस देश में चुनाव आयोग जो है वो कठपुतली बन गया, वो कुछ करता ही नहीं। ये सब इस देश में फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव्स हैं। मैं फेक नैरेटिव्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती फेक नैरेटिव्स से लड़ने की है। और क्यों लड़ने की है उसके बारे में विस्तार से बताता हूं। हाल ही में इन चुनावों में आपने एक शब्द सुना होगा, खान मार्केट गैंग। ये शब्द इन चुनावों में, हालांकि 2019 के चुनाव में भी ये शब्द प्रचलन में आया था, इन चुनावों में भी ये शब्द प्रचलन में आया। और इन चुनाव में ये शब्द प्रचलन में तब आया जब चुनाव से पहले दौर के चुनाव के बाद मेरी ये किताब मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग जो है वो मार्केट में आई। इस वक्त ये किताब जो है, छोड़िए वो उस किताब के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन किताब के विषय पर मैं आ रहा हूं। यह किताब दरअसल फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज करने की कोशिश है। और मैं मानता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे बड़ी जो लड़ाई है जो हमको आने वाले दिनों में लड़नी है वो फेक नैरेटिव से लड़ने की है, एक आम भारतीय को। मैं मानता हूं कि देश में राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती हैं, चुनाव होते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज एक सरकार है, कल को दूसरी सरकार होगी। जो इस देश की जनता चाहेगी, जो नागरिक चाहेंगे, जो मतदाता चाहेंगे, उनको वो सरकार मिलेगी। और चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, इस देश में डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रहेगी। इस देश में तानाशाही आ नहीं सकती कभी। मैंने इस देश में तानाशाही देखी है। मैं बहुत छोटा था 1975 में। इस देश ने एक बार सिर्फ तानाशाही देखी है, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी। क्योंकि मेरे पिता उस वक्त उस विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे थे जिस विचारधारा से इंदिरा गांधी जुड़ी हुई थी, इसलिए मेरे पिता के नाम मीसा का वारंट था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी राजनीतिक विचारधारा इंदिरा जी की राजनीतिक विचारधारा से अलग थी, और सिर्फ इस बहाने उनके नाम मीसा का वारंट था। और सिर्फ मेरे पिताजी नहीं थे, हजारों लाखों लोग थे। इस देश का एक भी नेता जो इंदिरा जी का विरोध करता था उसको बाहर नहीं रहने दिया गया था, जेल की सलाखों में डाल दिया था। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यह इतिहास में कहीं आया ही नहीं, हमको पढ़ाया नहीं गया। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जेलों के अंदर क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या नृशंसता नहीं हुई। मैंने खुद, मेरी अपनी बड़ी बहन, मैंने आपातकाल के कारण मैंने अपनी बड़ी बहन को खोया है।
वो आपातकाल हमने देखा है, इस देश की आंखों में, बच्चे बच्चे की आंख में जो खौफ था वो देखा है। लेकिन उस आपातकाल से इस देश की जनता ने जो लड़ाई लड़ी, मैं मानता हूं उसके बाद इस देश में आपातकाल लगाने की हिम्मत किसी शासक में नहीं है, क्योंकि हमारे डीएनए में नहीं है। हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है। हमारे ऊपर कोई तानाशाह शासक नहीं कर सकता। हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बावजूद इस देश में क्या क्या नैरेटिव नहीं चले। और मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेटिक तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने का पूरा अधिकार है, डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों का मत लेकर, लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर। लेकिन फेक नैरेटिव से नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस चुनाव में फेक नैरेटिव से पूरा चुनाव लड़ा गया। पूरा चुनाव फेक नैरेटिव से लड़ा गया है और एक एक करके वो नैरेटिव एक्सपोज हो रहे हैं। मैं राजनीतिक वादों की बात नहीं कर रहा, मैं उन गारंटी कार्ड की बात नहीं कर रहा कि जो गारंटी कार्ड लेकर आज देश भर में महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रही हैं, कह रही हैं कि भाई हमको गारंटी दी थी कि हमारे अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपए आएंगे, वो 8,500 रुपए का है। मैं उस गारंटी, वो तो एक राजनीतिक वादा था और उसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उसके ऊपर एक राजनीतिक लड़ाई चलेगी। मैं राजनीति से इतर कुछ बहुत अहम मुद्दों की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको इस देश की कुछ तस्वीरें बताता हूं जो आज इन दिनों खबरों में आ रही हैं। तस्वीर नंबर 1, तमिलनाडु में अन्नामलाई नाम का एक किसान का बेटा, एक गरीब परिवार का ऐसा व्यक्ति जो आईपीएस अधिकारी बना। छोड़ दीजिए उसकी पॉलिटिकल पार्टी क्या है। हर पॉलिटिकल पार्टी में जो जमीन से जुड़ा नेता, जो जनता के बीच में रहकर आए, जो जनता के लिए काम करे, उसका सम्मान होना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता का। लेकिन अन्नामलाई चुनाव हार गए और वहां पर डीएमके ने क्या किया, डीएमके ने एक बकरी के बच्चे को गले में अन्नामलाई की फोटो डाली, उस बकरी के बच्चे का जुलूस निकाला, अपने पार्टी मुख्यालय गए, अन्नामलाई की तस्वीर रखी सामने और बकरी के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया, खून खून। और उसके बाद उस बकरी के बच्चे को लेकर के उसकी बिरयानी बनाई गई और उस बिरयानी को खाया गया, बांटा गया। मैसेजिंग क्या थी? मैसेजिंग ये थी कि तुम हमसे टकराओगे तो हम तुम्हारा ये अंजाम करेंगे। मैसेजिंग ये थी कि तुमको हम इसी तरह से मारेंगे। और ये लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये क्या डेमोक्रेसी है? क्या डेमोक्रेसी हमें ये सिखाती है कि किसी के मरने पर बकरी के बच्चा सर के, उसकी तस्वीर रख के सर के धड़ से अलग कर दी जाए? ये क्या हमारी डेमोक्रेसी है? क्या हमारा डीएनए है? क्या जीत का जश्न ऐसे मनाते हैं? सहारनपुर उत्तर प्रदेश, एक इमरान मसूद नाम का व्यक्ति जीता, कांग्रेस का कैंडिडेट, जिसका 10 साल पहले एक बयान वायरल हुआ था। उसने अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच खड़े होकर कहा था कि नरेंद्र मोदी की मैं बोटी बोटी काटूंगा। वो इमरान मसूद सहारनपुर में जीतता है और सहारनपुर की सड़कों पर बाइक लेकर उसके सपोर्टर, छोड़ दीजिए वो किस मजहब से, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, कुछ भी हो सकते हैं, बाइक लेकर उसके सपोर्टर जिस तरह से सड़कों पर निकले, सड़कों पर जिस तरह से नंगा नाच किया, महिलाओं को भद्दे इशारे किए, यह दिखाया कि अब हम जीत गए हैं, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तस्वीर नंबर 3, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की एक तस्वीर नहीं है, पश्चिम बंगाल से रोज कम से कम 5 ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जहां पर लोगों को मारा जा रहा है, खून से लहूलुहान किया जा रहा है, क्योंकि वहां ममता दीदी की सरकार एक बार फिर से उनकी पार्टी जीत गई है। दो जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं,
उन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से खबर आई कि उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लोगों ने ममता दीदी को वोट नहीं दिया। एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 150 गुंडे पहुंचते हैं और उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लोगों को धमकाया जाता है। उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जाके लोगों को कहा जाता है तुमने ममता दीदी को वोट नहीं दिया, भुगतने के लिए तैयार रहो। एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर जाकर पूरी कॉलोनी का कचरा उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है डाल दिया जाता है कि तुम्हारी यही सजा, तुम कूड़े में रहो। और टीएमसी का एक सोशल मीडिया जो पदाधिकारी है वो ट्वीट करता है, लिखता है कि यही तो होना ही था, ये इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। और ये लोग देश में डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मैं आपको जो तस्वीरें बता रहा हूं वो तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्होंने एक पूरा चुनाव डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर लड़ा, जिन्होंने पूरा चुनाव यह कहकर कर लड़ा कि हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तानाशाह है, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये डेमोक्रेसी बचा रहे हैं? ये फेक नैरेटिव नहीं था तो क्या था? और उससे खतरनाक तस्वीर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भारत की एक चुनी हुई सांसद को एक सीआईएसएफ की कांस्टेबल थप्पड़ मारती है, कहती है कि कंगना रनौत ने किसानों को लेकर जो कहा, मेरी मां भी बैठी थी। और कितने लोगों ने इस देश में तालियां बजाई, कहा कि हां बड़ा अच्छा हुआ। एक विशाल डडलानी नाम का एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं इस लेडी को अगर नौकरी जाएगी तो मैं इसको जिंदगी भर नौकरी पर रखूंगा। आज पता चला उसको सोने की अंगूठी दी जा रही है जिसपे पेरियार की फोटो है। पेरियार का क्या संबंध है खालिस्तान से? पेरियार का क्या संबंध है किसान आंदोलन से? लेकिन एक कनेक्शन देख रहे हैं, बकरे की गर्दन काटने वाले, कंगना को थप्पड़ मारने वाले, ये कनेक्शन देख रहे हैं। कितना खतरनाक ट्रेंड है। इसी तरह से वर्दी पहने 2 लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। आप सोच सकते हैं, आज मेरा यह भाषण मैं यहां बोल रहा हूं वायरल हो जाए और मैं यहां से वापस जा रहा हूं, मेरे भाषण से मैंने जो कुछ कहा उससे राजनीतिक सहमति असहमति आपकी हो सकती है। आप उसको फैक्ट पे आप उसको काउंटर करो, आप उसके विरोध में आपके पास जो तर्क है उस पर काउंटर करो। लेकिन मैं शाम को यहां एयरपोर्ट पहुंचूं और कोई सीआईएसएफ का जवान मेरे इस भाषण की प्रति पहुंचे और मुझे जो है वो थप्पड़ मारे, और थप्पड़ क्यों मारे, गोली भी मार सकता है। सोच रहे हैं हम देश किस खतरनाक सिचुएशन में हम इस देश को ले जा रहे हैं कि एक वर्दी पहनी एक महिला वर्दी का सम्मान नहीं कर रही, उसकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं कर रही, इतना खतरनाक काम कर रही है। और इस देश में उसके लिए ताली बजाने वाले लोग हैं, उसको लाख रुपए देने वाले, उसके लिए 1.5 लाख रुपए देने वाले, उसको जिंदगी भर नौकरी देने वाले लोग हैं। जनरल बिपिन रावत ने यह कहा था भारत को 2.5 मोर्चों का युद्ध लड़ना होगा। 2.5 मोर्चे क्या थे? पाकिस्तान, चीन और आधा मोर्चा हिंदुस्तान के अंदर जो खुला हुआ है, यह 2.5 मोर्चा है। और इसी 2.5 मोर्चे से आपको हमको चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये 2.5 मोर्चा सिर्फ यहां तक नहीं है। ये जो खान मार्केट है, जिसको मैंने खान मार्केट गैंग का, दिल्ली में एक छोटी सी जगह है, पॉश बाजार है, इलाका जिसको खान मार्केट कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं ये खान मार्केट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक फैला हुआ है खान मार्केट गैंग। और ये खान मार्केट गैंग क्या है? ये खान मार्केट गैंग वो है जो भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव बढ़ाता है, जो भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव बनाता है। टाइम मैगजीन ने, और जब मैं कहता हूं कि नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक, तो इसमें बीबीसी भी है, इसके अंदर टाइम मैगजीन है, इसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके अंदर वॉशिंगटन पोस्ट है। ये सब दुनिया के खान मार्केट गैंग है। इसके अंदर जॉर्ज सोरोस है, जिसने अपना पूरा पैसा लगा दिया इस चुनाव में, जिसने कहा कि मैं भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपनी तिजोरियां खोल दूंगा। अरे हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम फैसला करेंगे जिसको हमें सत्ता में चाहिए नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर इस देश में अच्छा शासन नहीं देंगे तो इस देश की जनता इतनी समझदार है कि कल को उठाकर उनको कूड़ेदान में फेंक देगी। ये इस देश के लोगों की समझ है।
लेकिन तुम कौन होते हो यह बताने वाले, पैसे से हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करने वाले? तुमको यह अधिकार किसने दिया कि तुम अपनी तिजोरी खोलकर हिंदुस्तान के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करो, और वो भी झूठ के आधार पर? अगर एक बार आप सच बोलते तब भी समझ में आता, आप सच्ची चीजें लाइए रखिए देश के बीच, वो भी समझ में आता। आप झूठ परोस रहे हो, एक नहीं सैकड़ों झूठ, हजारों झूठ। ये जो कहा गया कि भारत में चुनाव नहीं होगा, संविधान बदल जाएगा, यह इस चुनाव का सबसे बड़ा झूठ है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने देखा 2019 में भी यही बयान दिए गए थे। राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने, उनके रिकॉर्डेड मैसेज हैं, उन्होंने चुनावी सभा में यह कहा था कि अगर 2019 में नरेंद्र मोदी जीते तो 2024 में भारत में चुनाव नहीं होगा, भारत का संविधान खत्म होगा। लेकिन 19 के बाद हम 24 तक पहुंचे, संविधान खत्म हुआ, भारत में लोकतंत्र खत्म हुआ। जिस ईवीएम को लेकर लगातार बदनाम करने की कोशिश होती है, आपको मालूम है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 41 बार देश की अदालतों में ईवीएम को लेकर के चुनौती दी गई है। 41 बार ये विपक्षी लेकर गए हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, और 41 बार देश की अदालतों ने यह कहा कि आप हर बार आरोप लेकर आते हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस जानकारी नहीं है जिसके आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हो। सोचिए, 41 बार देश की अदालतों से मुंह की खाने के बाद 42वीं बार भी यही वही नैरेटिव चलाने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग अनअवेयर हैं, हम लोगों को सच्चाई नहीं मालूम होती। ये जो पूरा कंगना का प्रकरण हुआ, इसमें एक बड़ा मुद्दा क्या था? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में किसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बार बार यह कहा जाता है कि किसानों को खालिस्तानी कहा गया। बिल्कुल किसी ने किसान को खालिस्तानी नहीं कहा, लेकिन खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा। क्या इस आंदोलन के बीच में जो AK-47 और भिंडरा वाले की तस्वीर पहनकर आते हैं, क्या उनको मैं खालिस्तानी नहीं कहूं? जो इस आंदोलन में भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे, क्या मैं उनको देशद्रोही ना कहूं? क्या कहूं उनको? और फिर इस देश का सबसे बड़ा झूठ जो यह कहा गया, 700 किसानों की मौत हुई, 700 किसान मार दिए गए। इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। क्या आपने एक बार भी सुना कि जब आंदोलनकारी किसान बैठे थे तो उनके ऊपर फायरिंग हुई? क्या आपने एक बार भी सुना कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई? मैं किसान आंदोलन पार्ट 2 की बात नहीं कर रहा हूं, जो अब चुनाव से पहले शुरू हो रहा था, उसमें सरकार ने जरूर बल प्रयोग किया। मैं किसान आंदोलन पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, जिसमें कहा गया 700 किसान मरे। को लेकर के मेरे प्रोग्राम में भी जो आंदोलनकारी आते थे, वो बार बार कहते थे 700 किसान मार दिए, 700 किसान मार दिए। एक दिन मैंने एक ऐसी किसान नेता से कहा, मैंने कहा सर आपके पास 700 किसानों की लिस्ट तो होगी? उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा मुझे दीजिएगा। उन्होंने मुझे, मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ, उन्होंने मुझे वो 700 किसानों की लिस्ट मुझे भेज दी। उसके बाद मैंने उस लिस्ट को पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया। इतने मोटी लिस्ट है, 700 किसान हैं तो इतनी मोटी लिस्ट है वो। मैंने एक एक पन्ना जो है डाउनलोड किया, उसके प्रिंट निकाले, उसको पढ़ना शुरू किया। मैं क्यों कह रहा हूं ये झूठ है? एक भी किसान पुलिस की लाठी से नहीं मरा, एक भी किसान पुलिस की गोली से नहीं मरा। तो सवाल यह है 700 किसान कैसे मरे और कैसे मरे उस पर आऊं, उससे पहले एक और बात बता देता हूं। इस 700 किसानों की लिस्ट में एक किसान 2 साल का बच्चा भी है जो रोड एक्सीडेंट में मर गया था। 2 साल का बच्चा जो एक रोड एक्सीडेंट में मरा, वो भी 700 किसानों की लिस्ट में था। 12वीं में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट जिसकी मौत बाइक एक्सीडेंट में हो गई, वो भी इस लिस्ट में शामिल था। तो सवाल यह कि किसान कहां थे? 700 किसान कौन है?
दरअसल इसकी आप पूरी पड़ताल करेंगे। जब मैंने पूरी पड़ताल की और इसका मैंने पूरा इनकी लिस्ट लेकर मैंने इस किताब में छापी है। उनकी जो लिस्ट है उस लिस्ट से मैंने केस स्टडी उठाए हैं। वो कौन कौन लोग हैं जिनकी डेथ हुई। कोई निमोनिया से किसी की डेथ हुई, किसी की हार्ट अटैक से हुई, किसी की रोड एक्सीडेंट में हुई। 80% जो लिस्ट में नाम है उनमें से 80% किसान किसी ना किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई है। और उस वक्त बीमारी कौन सी थी? उस वक्त बीमारी कौन सी थी? कोरोना। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैली थी। और इसी किताब में मैंने वो स्टेटमेंट, वो अखबार की कतरनें भी लगाई हैं जब इन नेताओं ने कहा था कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, यह हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए यह सरकार झूठ फैला रही है, कोई कोरोना नाम की बीमारी है ही नहीं। और उन्होंने एक भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल थे उनका पालन नहीं किया। और हुआ क्या? उन्होंने किसानों ने इन्होंने लिस्ट में क्या दिखाया कि कोई व्यक्ति लुधियाना में, कोई भटिंडा में, कोई जो है फिरोजपुर में, वो अपने गांव में इसकी डेथ हुई है। लेकिन इस लिस्ट में बड़ी चालाकी के साथ क्या दिखाया, उन्होंने लिखा कि 2 दिन पहले ये किसान आंदोलन में शामिल हुए थे, 2 दिन पहले उसके बाद यहां से गांव गए, गांव में कोई बीमारी हुई और उसके बाद इनकी डेथ हो गई, तो जिम्मा सरकार के ऊपर डाल दिया कि सरकार ने 700 किसान मार दिए। ऐसे 80% किसान हैं जिनकी मृत्यु अपने गांव में हुई, अपने घर में हुई, किसी रोड एक्सीडेंट में हुई, किसी बीमारी के कारण हुई, और वो 700 लोगों की लिस्ट तैयार कर दी। यह इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। इस देश में इसी तरह से फेक नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है, आज जो कुछ हो रहा है देश में, क्या किसी अखबार में, किसी इंटरनेशनल मीडिया में आपने खबर देखी कि पश्चिम बंगाल में अगर राजनीतिक विरोधियों पर हमले हो रहे हैं तो किसी खबर में आपने देखा जिसमें लिखा हो कि ममता बनर्जी की तानाशाही है? किसी अखबार ने नहीं लिखा। बंगाल के किसी अखबार की तो हिम्मत नहीं है छाप दे। बंगाल का एक क्रांतिकारी अखबार है टेलीग्राफ। वो टेलीग्राफ उत्तर प्रदेश में देता, उत्तर प्रदेश के बारे में खबर देता है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी दंगाई हो रही है, लेकिन बंगाल के बारे में लिखते हुए उनकी नानी मर जाती है। ममता दीदी के बारे में लिखने का साहस नहीं है उनमें। रोज वहां ऐसा हो रहा है। राजनीतिक विरोधियों पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद राजनीतिक महिला विरोधियों के बलात्कार किए गए। उन बलात्कार की रिपोर्ट पुलिस ने लिखने से मना कर दिया। हाई कोर्ट में जब मामला गया तब हाई कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट लिखो, और आज वो रिपोर्ट, कई सारे मामले जो हैं, सोचिए एक 70 साल की दादी का उसके बच्चे के सामने बलात्कार किया गया विधानसभा चुनाव के बाद। क्या इतनी बेहयाई, इतनी शर्मिंदगी, ऐसी तानाशाही आपने कहीं देखी है? सिर्फ बंगाल में होती है। लेकिन बंगाल को टाइम मैगजीन, बीबीसी नहीं कहता कि तानाशाही है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं कहता। वो दिल्ली को लेकर के कहता है कि दिल्ली में तानाशाही है। अभी टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा कि नरेंद्र मोदी 3.0 आने का मतलब है कि भारत में मुसलमानों का रहना और खतरनाक हो जाएगा, भारत में मुसलमानों के लिए और मुश्किल हो जाएगी। क्या भारत का मुसलमान असुरक्षित है? सबसे बड़ा सवाल है कि इन 10 सालों में अगर भारत का मुसलमान असुरक्षित होता तो क्या एक भी मुसलमान ने हिंदुस्तान को छोड़ा है? एक भी मुसलमान ने क्या पलायन किया है? पाकिस्तान से रोज पलायन हो रहा है, लेकिन क्या एक भी मुसलमान ने हिंदुस्तान को छोड़ा है? एक और सबसे बड़ा झूठ आपको बताता हूं। हम लोग क्या है, हम लोग भूल जाते हैं। हम लोगों की याददाश्त क्या, हम लोग 1 महीने बाद ही भूल जाते हैं दूसरी चीज में। कोई नई फिल्म आ गई, कोई नया सिनेमा आ गया, नया नाटक आ गया, कोई नई राजनीतिक खबर आ गई, उसके बाद हम बहुत जल्दी 1 महीने पुरानी खबर भूल जाते हैं। आज मैं आपको याद दिलाता हूं इस देश में कैसे कैसे झूठ बोले गए जब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू हुआ। इस देश में यह कहा गया, और मैं ये बता रहा हूं, इसका भी मैंने पूरा संकलन इस किताब में किया है। इस देश में यह कहा गया कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू हुआ तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यह कहा गया कि अगर नागरिकता संशोधन लागू हुआ तो भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं रह पाएगा, भारत का मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक बन जाएगा। सीएए लागू हुआ तो भारत का मुसलमान टोपी नहीं पहन पाएगा, दाढ़ी नहीं रख पाएगा, महिलाएं बुर्का नहीं पहन पाएंगी। यह कहा गया कि भारत में डिटेंशन सेंटर बना दिए जाएंगे।
लेकिन आज नागरिकता संशोधन कानून भारत में लागू हो चुका है। 300 से ज्यादा लोगों को, 300 से ज्यादा प्रताड़ित हिंदू, ईसाई, बौद्धों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है, लेकिन एक मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, एक डिटेंशन सेंटर नहीं हुआ, एक मुसलमान को यह नहीं कहा गया कि वो टोपी नहीं पहने, कि एक महिला को यह नहीं कहा गया बुर्का ना पहने। लेकिन हम कितनी आसानी से भूल गए। उन्होंने हमारे जहर बोया, और आज हम क्या ये कैसे भूल सकते हैं कि जब ये नागरिकता संशोधन कानून सीए लागू हुआ था तो मेरी जहां से मैं आता हूं, दिल्ली में एक शाहीन बाग बनाया गया था। 100 दिनों तक शाहीन बाग में लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया था। भारत के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी। इंटरनेशनल मीडिया को बुला करके यह कहा गया था कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया के मीडिया ने छापा, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और सीए में यह कहा गया, हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी। और उस जगह को, उस शाहीन बाग को प्रतिरोध और डेमोक्रेसी का बताया गया कि वो प्रतीक है। जिन्ना की आजादी चाहिए। जब सीए का देश में आंदोलन चल रहा था तब ये नारे लगे, हिंदू तेरी कब्र खुदेगी, हिंदू तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे लगे सीए में। और उसको डेमोक्रेटिक आंदोलन कहा गया, उसको कंक्लूसिव आंदोलन कहा गया। इतना बड़ा झूठ। देश की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए, 60 लोगों की जान गई। क्या आज जो लोगों ने सीए के खिलाफ षड्यंत्र चलाया, क्या आज उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए जो इतना बड़ा झूठ बोल गए? और आज भी सुरक्षित है हिंदुस्तान में, और फिर कहते हैं कि भारत सुरक्षित नहीं, देश नहीं है, भारत में डर लगता है। जिस वक्त राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, हम फिर भूल जाते हैं, हम सवाल भी नहीं करते। जिस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, एक भारत के जम्मू कश्मीर का गवर्नर रह चुका है, उसका नाम है झूठपाल मलिक। उस झूठपाल मलिक ने कहा कि 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अयोध्या में बम फूटेगा और बीजेपी उसी आधार पर चुनाव जीतेगी। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बम फुड़वाएगी। संजय राउत ने, प्रशांत भूषण ने कहा, या तो बम फूटेगा या फिर अयोध्या जैसा, गोधरा जैसा कोई कांड किया जाएगा और पूरा चुनाव उस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। आज 22 तारीख से लेकर हम यहां पर हैं, 22 जनवरी से लेकर आज हम जून में आ गए। एक बम फूटा, एक गोधरा जैसा इंसिडेंट हुआ, अयोध्या में लोग शांति से जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। क्या ये झूठ बोलने वालों पर राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? लेकिन छोड़ दीजिए मुकदमा, हो सकता है भारत का कानून भारत में इतनी आजादी देता है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन क्या हम लोग भूल जाएं इन सब चीजों को? क्या हमको इनको माफ कर देना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती इस देश में जो झूठ बोले, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसको सवाल करें? और हम, अशोक श्रीवास्तव जब ऐसे लोगों को सवाल करता है तो अशोक श्रीवास्तव को कहा जाता है ये गोदी मीडिया है। अगर भारत मां की गोदी में बैठकर पत्रकारिता करना गोदी मीडिया है तो मैं गोदी मीडिया हूं। मैं किसी सरकार की गोदी में नहीं बैठा, मैं सरकार से सवाल करूंगा, लेकिन मेरे देश के खिलाफ जो बोलेगा, मेरे देश के खिलाफ जो पत्रकार लिखेगा, मैं उससे सवाल करूंगा, फिर चाहे वो बीबीसी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, टाइम मैगजीन हो। क्या मैं बीबीसी से सवाल नहीं पूछूं कि तुमने एक देश में, इस देश में फेक नैरेटिव चलाया? जब तुम्हारे यहां इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था, तुमने भारत के विपक्ष की गोदी में बैठकर कहा कि भारत में पत्रकारिता पर हमला हो रहा है। हम फिर भूल गए। हमने किसी ने क्या ये देखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि वो जो बीबीसी के ऊपर जो सर्वे हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ, अंतिम परिणाम क्या हुआ? अंतिम परिणाम मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटी छोटी। जब ये बीबीसी का सर्वे हुआ तब सारे मीडिया ने, दुर्भाग्य से हम लोग उसी फेटर्निटी के हैं, सारे मीडिया ने छापा कि भाई ये जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है ये मीडिया की आजादी पर हमला है। प्रेस क्लब में बैठकर एडिटर्स गिल्ड ने बड़े बड़े फतवे जारी किए, लेकिन क्या आपको यह मालूम है
जब बीबीसी का सर्वे कंप्लीट हो गया, उसके 20-25 दिन बाद या शायद 1 महीने बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपती है, बहुत छोटी सी खबर छपती है कि बीबीसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क किया है। अब आप जानते हैं इनकम टैक्स विभाग से संपर्क करने का मतलब क्या है? इनकम टैक्स विभाग से बीबीसी ने इसलिए संपर्क किया क्योंकि बीबीसी ने टैक्स की चोरी की थी और हमारी जांच एजेंसियों ने वो चोरी पकड़ ली थी। हमारी जांच एजेंसियों ने वो चोरी पकड़ ली थी, जिन जांच एजेंसियों को यह कहा गया कि ये जो है मीडिया पर हमला कर रहे हैं। और बीबीसी के, ये तो हमारी जांच एजेंसियों का बड़प्पन है कि उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। लेकिन बीबीसी ने जो लंदन में इस पूरे मामले को लेकर जो मेल भेजे थे टैक्स चोरी के, वो मेल डिलीट कर दिए। हमारी जांच एजेंसियों ने उन मेल को भी रिट्रीव कर लिया था और बीबीसी की चोरी पकड़ी गई थी। बीबीसी ने जांच एजेंसियों से संपर्क किया और चुपके से कहा हमसे गलती हो गई है, हम ये पूरा टैक्स दे देते हैं। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा कि बीबीसी की चोरी पकड़ी गई। तब हमारे जैसे गोदी मीडिया वालों ने सवाल उठाया कि बीबीसी की चोरी पकड़ी गई है। और बीबीसी क्या कर रहा था, उसकी एक और चोरी पकड़ी गई। भारत में कोई भी विदेशी मीडिया 100% जो है विदेशी पूंजी से भारत में काम नहीं कर सकता, ये भारत का कानून है। लेकिन बीबीसी तो बीबीसी है, उसको लगता था क्या लगता था, उसको लगता था कि हम तो गोरे लोग हैं, अरे ये तो काले हिंदुस्तानी, हमने इन पर शासन किया है, ये हमें बताएंगे कानून, हम इनके देश में अपना कानून चलाएंगे। और वो चला रहे थे, खुलकर चला रहे थे, भारत के कानून को लात मार के अपनी गुंडागर्दी कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे। लेकिन जब भारत की जांच एजेंसी हरकत में आई तो एक दिन एक और चुपके से खबर आती है, बीबीसी ने अपना पूरा जो भारत में ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस का तरीका बदल दिया। अब आप जाएंगे तो बीबीसी के जो न्यूज ऑपरेशंस है वो उनकी एक और सब्सिडरी कंपनी चला करती है, और वो सब्सिडरी कंपनी जो है भारत के नागरिकों की, बीबीसी के भारत के जो कर्मचारी हैं वो उनकी कंपनी है। तो अब जो है न्यूज का पूरा कंट्रोल करने का उन कर्मचारियों के हाथ में जो 100% भारतीय हैं। बीबीसी ने अपने ऑपरेशन बदल दिए क्योंकि वो कानून तोड़ रहे थे, जांच एजेंसियों ने उनको पकड़ लिया। लेकिन मुझे बीबीसी से इस बात की शिकायत नहीं है, मुझे बीबीसी से शिकायत दूसरी है। उत्तरी आयरलैंड में कोई व्यक्ति बंदूक उठाता है तो बीबीसी उसको कहता है आतंकवादी हैं। बंदूक उठाने पर उत्तरी आयरलैंड में आतंकवादी हो जाता है। और हमारे कश्मीर में कोई निर्दोष मां बहनों बच्चों को मार दे तो बीबीसी कहता है ये गनमैन है, ये गनमैन है, आतंकवादी नहीं कहता उसको। जब हमास के आतंकवाद का, जब हमास के लोगों ने जब इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले लोगों को जिस बेदर्दी से मारा, एक महिला को निर्वस्त्र करके उसके शव की परेड कराई, उस वक्त भी बीबीसी ने यह नहीं कहा कि आतंकी वारदात है। और उसके बाद बीबीसी के कई पत्रकारों ने बीबीसी की नौकरी छोड़ दी, कहा जब आतंकवाद को आतंकवाद नहीं कह सकते तो हम इस जगह पे काम नहीं करेंगे। लेकिन उस बीबीसी को हमारे यहां ऐसे दिखाया जाता है जैसे पत्रकारिता का मतलब मठाधीश वही है। ये सारे इनके फेक नैरेटिव्स को समझने की जरूरत है। भारत में ये जो इस किताब में मैंने एक और चीज करी है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैं भावुक हो जाता हूं, भावनाओं में बह जाता हूं कई बार। लेकिन मेरे भारत पर कैसे हमला कर रहे हैं ये लोग? अचानक से एक दिन कोई दुनिया की एजेंसी आती है और वो ये कहती है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान से भी गई बीती है। हमारी रैंकिंग कर देते हैं वो लोग कि भारत की डेमोक्रेसी रैंकिंग 170वें नंबर पर है और पाकिस्तान जो है भारत से अच्छा डेमोक्रेटिक देश है। एक जांच एजेंसी आती है, वो कहती है कि अफगानिस्तान में पत्रकारिता ज्यादा आजाद है, भारत में पत्रकार ज्यादा गुलाम है। तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, तमाशा बना रखा है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में मीडिया आजाद नहीं है, वो भी अफगानिस्तान से नीचे। भारत पाकिस्तान से भूखा देश है। बताइए, वो पाकिस्तान जहां आटे की बोरी के लिए दंगे हो रहे हैं, खून हो रहा है, चाकू मार रहे हैं, वो पाकिस्तान भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा भूखा देश है।
ये सर्वे कहां से आते हैं, कौन लोग बनाते हैं, ये भारत को बदनाम करने वाली कौन सी ताकतें हैं? और हमारा मीडिया उनकी हेडलाइंस छापता है कि हाँ जी हम तो मीडिया इंडेक्स में पिछड़ गए जी, हम तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में पिछड़ गए जी। हमारा मीडिया खबर छाप देता है, ये जांचे बिना, ये पड़ताल किए बिना कि इसका सोर्स क्या है। मैं आपको बताता हूं इनका सोर्स क्या है। आप जाइए जरा इनकी वेबसाइट पे जाइए। जब मैंने इस किताब को लिखने के लिए इनकी वेबसाइट खंगालनी शुरू करी तो जानते हैं ये जितनी एजेंसी सर्वे करने वाली एजेंसी हैं, इनकी अपनी वेबसाइट पर भारत का नक्शा काट के दिखाते हैं। कश्मीर इनको भारत की आंखों में चुभता है, ये कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और भारत को बताते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। जो व्यक्ति, जो संस्था कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती, मैं मानता हूं वो बायस्ड है, वो फर्जी है, वो झूठी है। क्या हमें ऐसी एजेंसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, चुनौती नहीं देनी चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, भारत का नक्शा काट के दिखा रहे हो और हमको डेमोक्रेसी बता रहे हो। ये तो डेमोक्रेसी बताने वाली वी-डैम एक सर्वे आया, उसमें आप सोचिए वो देश जहां आज भी राजशाही है, जिन देशों में आज भी राजा सबसे ऊपर है, उन देशों को डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भारत से ऊपर दिखाया। कमाल है भाई, मतलब इतनी बड़ी चोरी। मैंने सब चीजों की पड़ताल करी और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम पत्रकारिता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं, और आपको यह भी बता दूं आज मैं किस लिए आया। मैंने आपको कहा आज आना मुश्किल था, लेकिन मैंने खुद से यह तय किया है कि मेरा काम सिर्फ किताब लिखकर या मेरा काम सिर्फ टेलीविजन प्रोग्राम करके खत्म हो जाना नहीं है। मैंने खुद से तय किया है कि मैं इन विषयों को लेकर देश भर में जाऊंगा, मेरे से जो बन सकता है। क्योंकि एक पत्रकार का काम सिर्फ इतना नहीं है कि मैं टेलीविजन में, मेरा टेलीविजन चैनल में मैं ऐसे रोज एक्सपोज करता हूं, लेकिन आप लोग, जाहिर सी बात है, आप लोग असमिया चैनल देखते होंगे, मेरे प्रोग्राम नहीं देखते होंगे, आप लोग मेरी किताब भी शायद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको हिंदी में दिक्कत होती है। तो उससे बेहतर है कि मैं लोगों के बीच जाऊं। मैंने अपने लिए यह तय किया है, क्योंकि मुझे इन भारत के खिलाफ जो ताकतें सक्रिय हैं, मुझे इनसे लड़ना है। और क्योंकि मुझे लगता है पत्रकार का काम सिर्फ वो नहीं है, अब हमको नारद मुनि की भूमिका निभानी पड़ेगी। देव ऋषि नारद की हमें भूमिका निभानी पड़ेगी। जैसे देव ऋषि नारद देवों के पास जाते थे, राक्षसों के पास जाते थे और उनको बताते थे, उनको खबर देते थे। तो मुझे लगता है कि अब वही काम करने की जरूरत आ गई है। और ये फेक नैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं? देव ऋषि नारद एक खान मार्केट गैंग बॉलीवुड में भी है। बॉलीवुड में फिल्में देख लीजिए, देव ऋषि नारद को चुगली करने वाले व्यक्ति के तौर पर देव ऋषि नारद को भारत के सिनेमा ने, पुरानी फिल्में देख लीजिए, ऐसे लगेगा जैसे मैं तो खुद जानता हूं, मैं खुद इसका शिकार हूं। बचपन से मैं, जब मुझे लगता था अरे नारद जी आ गए मतलब अब ये चुगली करेंगे, हम तो यही समझते थे, क्योंकि हम फिल्में देखकर, हमें उस समय पता नहीं था, हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं थी और हमको लगता था देव ऋषि नारद तो चुगली अलग। लेकिन देव ऋषि नारद चुगली नहीं लगाते थे, उनको मालूम था इंफॉर्मेशन की कीमत क्या है, उनको मालूम था सही इंफॉर्मेशन को सही जगह पहुंचाए तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए देव ऋषि नारद सही जानकारी को सही जगह पहुंचाते थे। वो देश के पहले पत्रकार थे, दुनिया के पहले पत्रकार थे, और उन दुनिया के पहले पत्रकार देव ऋषि नारद को मैं प्रणाम करते हुए अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए आज आया हूं। और आज एक और मेरे लिए बड़ा खास दिन था। आज मुझे डीडी न्यूज में 22 साल पूरे हो गए। आज मुझे 22 साल पूरे हुए और आज मुझे दिन एंकरिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि आज देश के लिए बड़ा दिन है। लेकिन मुझे लगता है अब सिर्फ स्टूडियो में बैठने से काम नहीं होगा, बाहर निकलना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैंने आपको जो बातें कही हैं उसको आप सत्य की कसौटी पर कसिएगा। अगर मैंने कोई चीज झूठ कही है तो आप मुझे जरूर चैलेंज कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कि मैंने झूठ बोला। उसके बाद मैं आपको, अगर आपको लगे कि मेरा सच अर्ध सत्य है, मैंने कोई चीज जानकारी आपसे छुपाई है, तो मुझे जरूर बताइएगा।
फिर मैं आपको और सच में और ज़्यादा गहराई में जाके पड़ताल करूंगा। लेकिन ये सच आप तक रुकना नहीं चाहिए। मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, ये सच, ये जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचाइए, बच्चों तक पहुंचाइए, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाइए, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये जो चुनौतियां आएंगी, मैं फिर कह रहा हूं, अंत में यही बात कह रहा हूं जो मैं जहां से मैंने शुरू की थी, चुनौतियां मोदी जी के लिए जो हैं वो छोड़ दीजिए, चुनौतियां इस देश के लिए जो हैं वो समझिएगा। 6 महीने के अंदर भारत में ये खान मार्केट गैंग फिर कोई बड़ा नैरेटिव खड़ा करेगा। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, इनको 2 चीजें मिल गई हैं इस चुनाव में। एक, इनको इस चुनाव में ये लोग इस बात में कामयाब रहे हैं कि जो समाज है, समाज में विभेद पैदा करने में ये लोग कामयाब रहे हैं। इन्होंने समाज को जातियों के नाम पर बांट दिया, इसमें ये कामयाब रहे हैं। इसको ये जो फॉल्ट लाइन है, इसको ये और चौड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक जाति दूसरी जाति से लड़े, इसके लिए कोशिशें तेज होंगी। सिर्फ हिंदुस्तान की धरती से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी ये कोशिशें तेज होंगी, क्योंकि उनके मुंह में खून लग गया है। उनको मालूम है कि इस चुनाव में उनको इतनी कामयाबी मिल गई है कि उन्होंने जातियों में विभेद पैदा कर दिया है। तो इस फॉल्ट लाइन को चौड़ा करने की कोशिश होगी अगले 6 महीने में। और इसके साथ साथ वो भारत में कुछ और फेक नैरेटिव खड़े करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सरकार अस्थिर हो, ताकि सरकार के सहयोगी अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, सरकार के सहयोगी अपने आप को जो है वो असहज महसूस करें, और ये सरकार जो है वो अस्थिर हो। भारत में अस्थिरता होगी तो ऐसी ताकतों को ताकत मिलेगी। मैं इसलिए आपसे अंत में फिर निवेदन कर रहा हूं कि इस फेक नैरेटिव के खिलाफ लड़ाई के लिए आप सब एक योद्धा बनिए, आप सब एक सिपाही बनिए। ये भारत माता की ज़रूरत है। भारत माता के श्री चरणों में आप लोगों के लिए इतना योगदान तो बनता है, वो योगदान आप लोग करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच।